नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए नजर डालते हैं आज हमारे चर्चा के विषय क्या रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 मिसाइल डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसे समझेंगे। अगली खबर में हम रुख करेंगे नोरो वायरस का, जो कि केरला के लिए फिर से एक नया खतरा बन रहा है। तो नोरो वायरस क्या है, किस प्रकार से इसका संचरण होता है, इस बारे में देखेंगे। अगली खबर में हम रुख करेंगे नए प्रोटोकॉल की, जिससे अब कुछ संशोधन किए गए हैं रात के समय होने वाले पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में दिए गया नया प्रोटोकॉल, उसके बारे में बात करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे MQ-9 रीपर के बारे में, जो है एक हंटर किलर ड्रोन। तो ये क्या है और किस प्रकार से काम करेगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे कमोलेवा का, जो कि एक क्वासी मून है या क्वासी सैटेलाइट है, और किस प्रकार से अब इसके बारे में नए तथ्य सामने आए हैं, इस बारे में जिक्र करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो है रूस द्वारा प्रशिक्षित किया गया DAASat टेस्ट। तो DAASat टेस्ट क्या है और क्यों रूस को तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, इस खबर में हम इस बात को समझेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां इसरो ने चंद्रयान 2 का LAR यानी कि ल्यूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर से, जो कि नासा का उपग्रह है, उससे टकराव से होने से बचाया है। किस प्रकार से ये खबर महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार में हम पढ़ेंगे। अगली खबर में हम बात करते हैं नए एक्सोप्लैनेट की खोज, जो कि भारतीय खगोलविदों द्वारा की गई है और इसे नाम दिया गया है TOI 1789b। और आज के इस सत्र का अंत करेंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से, जो है IISc बैंगलोर में शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे ब्लड बेस्ड अर्थात रक्त आधारित बायोमार्कर्स का पता किया है, जिनकी मदद से हम ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्लायोमास को बेहतर समझ पाएंगे और उनका उपचार करने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर का रुख करते हैं, जो है भारत की वायु रक्षा को मिली बढ़ोतरी, क्योंकि रूस ने S-400 मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दी है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इस साल के अंत तक निर्धारित समय के लिए तैनात होने के लिए S-400 मिसाइलें अब रूस द्वारा डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भारत ने दरअसल 2018 में इन्हें लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स में रूस से खरीदा था। हालांकि खबरों में यह भी है कि अमेरिका इस बात से नाखुश है और ऐसा भी माना जा रहा है कि वह कुछ प्रतिबंध भारत पर लगा सकता है। पर हमारे देश की रक्षा के लिए हमें इन S-400 मिसाइलों की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय चीन के पास से S-400 मिसाइलें उपलब्ध हैं और लगभग पिछले 18 महीने से चीन ने इन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भी किया हुआ है। तो चलिए इस खबर के माध्यम से हम तकनीकी तौर पर क्या महत्वपूर्ण है, किस तरह से क्या विशेषताएं हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की, इस बारे में बात करेंगे। तो S-400 दुनिया का सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसकी सीमा या रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। तो जैसा मैंने कहा, वायु रक्षा प्रणालियों में से है, अर्थात यह एक ऐसे रडार से लैस है जो कि लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी से किसी भी आने वाली वस्तु का आभास कर सकता है। फिर चाहे वह कोई भी मिसाइल हो, कोई भी वायुयान हो, उसे 1000 किलोमीटर पहले से ही निर्धारित कर सकता है। साथ ही साथ मिसाइल सिस्टम को लक्ष्य वितरित करके बहुत ही सटीक तौर पर निशाना भी साध सकता है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली अलग अलग 4 मिसाइलों से लैस है, जो कि किसी भी आने वाली वस्तु को चार रेंज पर जो है मात दे सकता है। और वह 4 रेंज है 400 किलोमीटर पर, 250 किलोमीटर पर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर भी। तो ध्यान रखेंगे, S-400 सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, जो कि भारत की वायु रक्षा को और भी सुदृढ़ बनाएगी। इस हिसाब से इसमें 4 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से लैस है, जो अलग अलग दूरी पर 1000 किलोमीटर से पहले ही पता लगा लेगी किसी भी आने वाली वस्तु के बारे में।
और जैसा मैंने कहा, चीन के पास ये पहले से ही उपलब्ध है, तो भारत अपने आप को और सुरक्षित करने के लिए अब सक्षम है, क्योंकि इसकी डिलीवरी रूस द्वारा शुरू कर दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं अगली खबर में नोरो वायरस की। नोरो वायरस केरल को परेशान करने वाला एक नया प्रकोप। दरअसल नोरो वायरस है क्या? नोरो वायरस है एक अत्यधिक संक्रामक वायरस, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, और वह नाम आप ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है शीतकालीन उल्टी बग, यानी कि विंटर वॉमिटिंग बग, क्योंकि ज्यादातर यह शीतकाल में ही आता है और शीतकाल में ही इसका संचरण जो है वो ज्यादा तेज हो जाता है। जैसा इसका नाम है वॉमिटिंग बग या उल्टी बग, तो यह एक स्टमक बग है, स्टमक वायरस है, जो कि उल्टी, जी मिचलाना, इस तरह के सिम्टम्स इससे आते हैं। तो हम सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या लक्ष्य हैं, इसके लक्षण होते हैं, वो भी बात करेंगे, बट सबसे पहले इसे समझेंगे। नोरो वायरस 1968 में अमेरिका के नोरोवॉक शहर में पाया गया और यहाँ पर डायरिया का एक मुख्य कारण बना। वहीं से ये नोरोवॉक वायरस या नोरो वायरस जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ये सामने आया, और इसका जो दूसरा नाम है वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, शीतकालीन उल्टी बग या विंटर वॉमिटिंग बग। दरअसल केरल के वेटरनरी अस्पताल के लगभग 13 छात्र इस नोरो वायरस द्वारा संक्रमित पाए गए। अब ये नोरो वायरस जो है, इसकी संचरण विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे, नोरो वायरस दूषित भोजन या तरल पदार्थों, दूषित भोजन और तरल पदार्थों द्वारा फैलता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति संक्रमित है उसके कांटेक्ट में आने से, उसके पास बैठने से और उसकी द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से भी यह वायरस फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क, सांस और उत्सर्जन के माध्यम से यह लाखों नोरो वायरस कण फैलते हैं और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पनपना शुरू करते हैं। ठीक जी। नोरो वायरस सतह पर भी अगर किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज़ है तो उस सतहों पर भी यह अपने आप को सुदृढ़ रूप से वहाँ पर सरवाइव कर पाता है। आप ध्यान रखेंगे, नोरो वायरस की अगर हम बात करें तो नोरो वायरस से के साथ कुछ प्रमुख इन्फेक्शन के साथ कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं, तो उन लक्षणों को बारे में ध्यान रखेंगे। सबसे पहला लक्षण है, जैसा मैंने कहा, उल्टी आना, नौजिया या जी मिचलना, दर्द, बुखार, शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, ये आम लक्षण है। बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि इसके द्वारा दस्त लगने पर डिहाइड्रेशन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या कुछ ऐसे लोग हों जो पहले से ही किसी और बीमारी से संक्रमित हैं या लड़ रहे हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन होना एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। कुछ अन्य समान लक्षणों में प्यास, बार बार प्यास लगना, गहरे पीले रंग और तेज बदबू वाला पेशाब आना, चक्कर आना, और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे थकान महसूस होना, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए होंठों का सूखना भी इसी वायरस के लक्षणों में शामिल है। तो नोरो वायरस, इसके लक्षण आप ध्यान रखेंगे। और इससे बचा कैसे जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे नोरो वायरस बहुत सारे कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधक है और साथ ही साथ 135 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को यह सह सकता है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि नोरो वायरस के लिए कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 135 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापमान को सह सकता है और बहुत सारे कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधक क्षमता को जो है अपनी सुदृढ़ बनाकर रखता है। तो किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं? इससे बचे रहने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाकर रखें, संपूर्ण तौर पर स्वच्छता का पालन करें, गंदा पानी, गंदा भोजन उसका सेवन ना किया जाए। साथ ही साथ अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूरी भी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दिया जाए, ओरल रिहाइड्रेशन की जाए, जूस, मौखिक तौर पर कभी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी का सेवन करना, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने से ही हम नोरो वायरस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि हम जो है स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखें।
तो नोरो वायरस क्या है, किस प्रकार से फैलता है, और अब केरल सरकार ने जो है जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं जहां पर पानी की सफाई जो है वो प्रॉपर स्वच्छता जो है वहां पर की जा रही है। ठीक, तो नोरो वायरस के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल। तो सरकार ने घोषणा की है जो पोस्टमार्टम रात के समय किए जाते हैं, सूरज ढलने के बाद किए जाते हैं, उनके लिए कुछ नए प्रोटोकॉल्स आए हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स के तहत क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और ये प्रोटोकॉल्स में बदलाव क्यों किया गया है? दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना ये है, और जैसे जो कि सच भी है, बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगने वाला समय घातक हो सकता है। जहां हम बात करते हैं जीवन यापन या सर्वाइवल की, या हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, सो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो कि बहुत समय खाती हैं, उस लिहाज से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये खास प्रोटोकॉल लाया गया, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। सो उन संशोधनों को भी पढ़ेंगे, जिससे हम वो समय जो कि ऐसी प्रक्रियाओं को, सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगा है, उसे बचा सकें। जैसे अगर हम बात करें हृदय प्रत्यारोपण की, या हम फेफड़ों की बात करें, तो लगभग 5 से 6 घंटों में यह प्रक्रिया होनी चाहिए। परंतु अगर हम सरकारी काम करने में, सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय व्यर्थ करेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अब ये प्रोटोकॉल आया है जिसके तहत सूर्य ढलने के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद होने वाले पोस्टमार्टम में सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंगदान के लिए अगर कोई पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो उसे प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। तो अंगदान के लिए पोस्टमार्टम को प्राथमिकता दी जाएगी। सूर्यास्त के बाद केवल उन अस्पतालों में यह किया जाना चाहिए जिनके पास नियमित तौर पर पोस्टमार्टम करने के लिए संचारभूत ढांचा उपलब्ध है, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जहां पर पहले से पोस्टमार्टम किए जाते हैं। अब इसी प्रोटोकॉल के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अस्पताल का एक प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि हर तौर से वह अस्पताल फिट है और वहां पर बुनियादी ढांचे का उपलब्ध है, जिससे बहुत ही सही तरीके से पोस्टमार्टम को किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया वो है रात में किए गए सभी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूर किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी भविष्य में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखें या छेड़छाड़ के हिसाब से देखें तो ऐसा करना मुमकिन ना हो पाए। इसलिए रात के समय किए गए पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। यहाँ आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कुछ खास जो है कोई हत्या का मामला है, कोई आत्महत्या का मामला है, बलात्कार या कोई डिकम्पोज्ड बॉडी है, शत विशत शरीर है, तो उस समय में रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा जब तक वह कानूनन तौर पर अनिवार्य ना हो। जब तक कोई कानूनी स्थिति ना हो तब तक ऐसे संदर्भ में जहां कोई हत्या या आत्महत्या या कोई बलात्कार का कोई केस है तो उस समय रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। तो ये संशोधन, ये नया प्रोटोकॉल जो है, इसके तहत क्या क्या संशोधन किए गए, इसे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे MQ-9 रीपर, जो कि एक घातक ड्रोन है जो कि अमेरिका द्वारा लिया जा रहा है। भारत जिसे अमेरिका से लेगा। अब तक अमेरिका ने केवल अपने नाटो सहयोगियों को ही यह दिया है, परंतु अब 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के बाद भारत भी इस ड्रोन को खरीदने के योग्य हो गया है। तो दरअसल MQ-9 रीपर क्या है? M से अर्थ समझा जाए मल्टीपल रोल का, और Q यानी दूर से संचारित विमान प्रणाली, यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो दरअसल यह एक हंटर किलर ड्रोन है जो कि MQ सीरीज का 9वां संस्करण है, यानी कि यह MQ प्रीडेटर का 9वां संस्करण है, उससे बहुत बेहतर है। सो MQ-9 रीपर दूर से संचालित यानी कि रिमोटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है और स्वायत्त विमानों में भी सक्षम है।
MQ-1 प्रेडेटर के बाद ये उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है और इसका उपयोग मुख्यतः इंटेलिजेंस, सैन्य प्रशिक्षण और निगरानी के लिए किया जाएगा। IRS इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक हंटर किलर ड्रोन है और इसे ऊंची ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी कुछ खास विशेषताओं में उपलब्ध है इसकी पर्याप्त गति, साथ ही साथ इसके वाइड रेंज सेंसर्स और बहु मोड संचार सूट यानी कि मल्टी मोड कम्युनिकेशन सिस्टम जो सटीक तौर पर रिकॉनेसेंस करने में मदद करेगा और किसी भी लक्ष्य के संवेदनशील जो जानकारी है उसे एकत्रित करने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ इसके बाहरी पेलोड के साथ साथ 227 किलोग्राम के बम भी यह एक ही समय में एक ही मिशन में उठा सकता है। और रीपर के पास पूरी तरह से कार्यात्मक प्रणाली है, इसकी अपनी प्रणाली है जिसमें ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होगा, एक कंट्रोल स्टेशन होगा, प्राइमरी सैटेलाइट लिंक होगा जो इसे बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा और सटीकता से अपने लक्ष्यों पर को डिसेबल और डिस्ट्रॉय करने में यह सक्षम रहेगा। ठीक जी, तो 24 घंटों के लिए इसे तैनात किया जा सकता है। MQ-9 जो कि MQ-1 रीपर से बेहतर है, प्रेडेटर से बेहतर संस्करण है और इसमें खास तकनीक, खास प्रणाली जो है वो लैस की गई है। अपने पेलोड में अतिरिक्त 2 और बम ये एक ही मिशन में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे माना ये जाता है, हमारे सैन्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हमारी नौसेना को और भी सटीक और भी सुदृढ़ बनाने में, सुरक्षित करने में यह बहुत मदद करने वाला है। ठीक है जी, MQ-9 रीपर के बारे में आप कुछ खास जो विशेषताएं हैं उन्हें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगी, रीपर ड्रोन से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होने का कारण यह भी है कि इसका उपयोग P-81 समुद्री गश्त विमान के साथ किया जाएगा जो है एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हमने यूएस से लिया है। सो उसका इस्तेमाल जो है इसी P-81 के साथ किया जाएगा और भारत की निगरानी करने की क्षमता, शत्रु जहाज़ों पर नियंत्रण रखने की क्षमता को और बढ़ाएगा MQ-9 रीपर। तो चलिए हम अपनी अगली खबर का रुख करते हैं। तो हमारी अगली खबर है कोमोलावा क्या है और कोमोलावा जिसका पता लगाया गया अप्रैल 2016 में हवाई में स्थित एस्टेरॉयड सर्वे टेलीस्कोप द्वारा। सो दरअसल अब हमारे खगोलविदों ने यह पता किया है कि यह खगोलविदों द्वारा यह बताया गया है कि यह दरअसल एक क्वासी सैटेलाइट या क्वासी मून है जो कि चंद्रमा का एक टुकड़ा है। तो क्वासी सैटेलाइट क्या है? अब ये कोमोलावा इस शब्द को हवाईयन शब्द से लिया गया है जो इस्तेमाल किया जाता है एक आकाशीय वस्तु के लिए और इसका माप जो है 164 फीट से कम है। सो नए अवलोकन से यह पता चला है कि यह पृथ्वी से लगभग 9 मील की दूरी पर चंद्रमा का एक टुकड़ा है। खगोलविदों का कहना यह है कि यह टुकड़ा संभवतः एक प्राचीन चंद्र टक्कर के बाद अंतरिक्ष में उत्पन्न हुआ। ठीक जी, सो कोमोलावा क्या है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे और कोमोलावा के बारे में एक खास बात और आप ध्यान रखेंगे, यह कोमोलावा एक तरह का एक ऐसा शुद्ध ग्रह है, एक ऐसा क्वासी सैटेलाइट है जिसे पता लगाने में मदद की एरिज़ोना के विश्वविद्यालय ने, जहां पर बेंजामिन शार्की और विष्णु रेड्डी ने इस कोमोलावा के परिवर्तित प्रकाश को समझा और साथ ही साथ जांच करके यह भी बताया कि यह एक फेरिस व्हील के आकार का है और यह इतना कम प्रकाश उत्पन्न करता है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सो टेलीस्कोप की मदद से इसका पता लगाया गया और यह एक क्वासी सैटेलाइट या क्वासी मून है, यानी कि चंद्रमा का टुकड़ा है जो कि एक लूनर एक्सप्लोजन के बाद उत्पन्न हुआ। ठीक जो, तो कोमोलावा क्या है इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगली खबर में बात करते हैं हम रूस का प्रत्यक्ष आरोहण एंटी सैटेलाइट टेस्ट यानी कि DASAT टेस्ट। सो US स्पेस कमांड द्वारा यह बताया गया कि रूस ने 15 नवंबर 2021 को एक प्रत्यक्ष आरोहण डायरेक्ट असेंट वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रशिक्षण किया जिससे बहुत सा मलबा बन गया है और अब यह मलबा खतरा बन सकता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में कम से कम 1500 सैकड़ों टुकड़े जो हैं वह उत्पन्न हो गए हैं, लगभग 1500 टुकड़े, जो किसी भी अन्य देश के लिए और साथ ही साथ ISS के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अमेरिका इस बात पर रूस के लिए सबके लिए चिंतित भी है और रूस पर विशेष टिप्पणी करते हुए उसने ये भी कहा कि US स्पेस कॉम इस पूरे प्रक्षेपण की ट्रेजेक्ट्री का ध्यान रख रहा है और साथ ही साथ सभी जो दूसरे देश हैं उन्हें भी सचेत करेगा ताकि वह अपने किसी भी सैटेलाइट या किसी भी गतिविधि को अपने किसी भी सैटेलाइट की सुरक्षा करने में सक्षम हो पाए। सो ध्यान आप ये रखेंगे, रूस द्वारा किया गया प्रत्यक्ष आरोहण एंटी सैटेलाइट टेस्ट, DA-ASAT टेस्ट। सो ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट टेस्ट, दरअसल ये एक अंतरिक्ष हथियार है या सैटेलाइट वेपन है जिसका अभी तक इस्तेमाल किसी भी देश द्वारा नहीं किया गया, परंतु यह किसी भी रणनीतिक या किसी भी सामरिक उद्देश्य के लिए किसी उपग्रह को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और भारत, अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश हैं जिनके पास ये ASAT क्षमता जो है, जिन्होंने ये ASAT क्षमता हासिल कर ली है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन क्या है? यह किसी भी उपग्रह को नष्ट कर सकता है। इसके लिए अब रूस ने 15 नवंबर को प्रक्षेपण किया, जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की निचली कक्षा में कुछ टुकड़े मिले, कुछ टुकड़े बिखर गए हैं जो कि ISS और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के लिए भी, उपग्रहों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। इसरो ने चंद्रयान 2 और नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को टकराने से रोका। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो कि पिछले 2 साल से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, वो 20 अक्टूबर को नासा के LRA लूनर रिकॉनेसेंस के साथ टकराने की उसकी संभावना बन गई थी, परंतु 18 अक्टूबर को इसे उस LRA से दूर कर लिया गया। ठीक है, तो इसरो और नासा ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा गणना का पता किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों के बीच रेडियल दूरी केवल 100 मीटर से कम रह गई थी और 20 अक्टूबर 2021 को भारतीय समय के अनुसार 11:45 पर इसकी निकटतम कोण दूरी केवल 3 किलोमीटर थी। अक्टूबर की यह घटना जहां पर ऑर्बिटर LRA को और चंद्रयान 2 को एक दूसरे से दूर किया गया 18 अक्टूबर 2021 को, और यह सुनिश्चित किया गया कि ये पर्याप्त दूर से एक दूसरे से इतनी दूर इनकी रेडियल सेपरेशन हो कि ये निकटतम भविष्य में एक दूसरे के साथ ना टकरा पाए। भारतीय ऑर्बिटर पिछले 2 साल से जो कि चांद की परिक्रमा कर रहा है, और ऐसा होना कोई बहुत नई बात नहीं है। बहुत सारे जो अंतरिक्षयान हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और ऐसा 2020 में भी हुआ जहां पर 700 किलोग्रामी कार्टोग्राफी 2F करीब आ गया रूस के 450 किलोग्राम के कानोपस V उपग्रह के पास, और यह भी लगभग टकराने वाले थे और इनका रेडियल सेपरेशन भी किया गया ताकि इन्हें टकराव से बचाया जाए। ध्यान आप रखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की और नासा के LRA। ठीक है जी, तो अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया बृहस्पति से भी बड़ा तारा ग्रह जिसका नाम रखा गया TOI 1789b। तो अब अंतरिक्ष विभाग के अनुसार अहमदाबाद स्थित PRL यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो हमसे पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर है और एक उम्र दराज तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो जिस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 1.5 गुना है। अब बात करते हैं इस बड़े ताराग्रह के बारे में, इस एक्सोप्लैनेट के बारे में, जो बृहस्पति के आकार से 1.4 गुना बड़ा है और ये असामान्य रूप से इस तारे के बहुत करीब परिक्रमा कर रहा है और केवल 3.2 अर्थ डेज में यानी कि 3.2 अर्थ डेज में अपनी ऑर्बिट को पूरा करता है।
हालांकि ये बृहस्पति से बड़ा जरूर है, परंतु इसका द्रव्यमान सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी कि जुपिटर से, बृहस्पति से 70% है। अब इस TOI 1789b के बारे में आप ध्यान ये रखेंगे, इसकी सतह का तापमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन्हें हॉट जुपिटर्स भी कहा जाता है, और इसका तापमान है लगभग 2000 डिग्री केल्विन। इस एक्सोप्लैनेट की खोज की गई पारस के इस्तेमाल से, जो कि एक उन्नत ऑप्टिकल फेड स्पेक्ट्रोग्राफ टेलीस्कोप है जो कि माउंट आबू में स्थित है। और इस तारे के चारों तरफ, जिस तारे के ये चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, इस तारे का नाम है TOI 1789, और अब इस ग्रह का नाम दिया गया है TOI 1789b। नए पाए गए इस एक्सोप्लैनेट का नाम HD 82139b भी रखा गया है। तो ये उपग्रह क्या है इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे, और हॉट जुपिटर्स क्या है ये भी आप याद रखेंगे। हॉट जुपिटर्स यानी कि ऐसे उपग्रह जिनका जो द्रव्यमान है वह बृहस्पति से ज़्यादा है, पर इनकी सतह का तापमान बहुत अधिक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हॉट जुपिटर्स। और यह TOI 1789b भी एक तरह का हॉट जुपिटर ही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बैंगलोर ISC बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे ब्लड बेस्ड बायोमार्कर्स यानी कि रक्त में पाए जाने वाले बायोमार्कर्स का पता लगाया है, जो कि हमें मदद करेंगे किसे समझने में, ग्लायोमास को समझने में, यानी कि ब्रेन ट्यूमर को समझने में। और आने वाले समय में हम इन बायोमार्कर्स की मदद से नई प्रणालियों को विकसित कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे कैंसर पेशेंट्स की। बायोमार्कर दरअसल रक्त व शरीर में स्थित या किसी अन्य तरल पदार्थ में स्थित एक ऐसा जैविक अणु है, एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो किसी भी बीमारी का संकेत देता है। अब मैं वापस आऊंगी इसी खबर पर, IISc बैंगलोर की खबर पर, जहां पर शोधकर्ताओं ने रक्त आधारित बायोमार्कर का पता किया है, और यह ग्रेड 3, ग्रेड 4 ट्यूमर वाले लोगों में रोग की प्रगति को बता सकता है, और साथ ही उनके जीवित रहने के समय का भी भविष्यवाणी कर सकता है। अब वह कैसे, वह भी हम समझेंगे। तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 ट्यूमर वाले लोगों में दरअसल यह पाया जाता है कि जिस तरह से हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के रोगियों में, यहाँ पर कीमोथेरेपी ठीक तरीके से काम नहीं करती है और सर्वाइवल रेट पेशेंट का बहुत कम है। तो अब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इम्यूनोथेरेपी का। नई तकनीकें जैसे इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, और इसी संदर्भ में इन ब्लड बेस्ड बायोमार्कर्स की अहमियत और बढ़ जाती है। दरअसल ग्लायोमास जो कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं, और इन व्यक्तियों में मस्तिष्क में अगर ये ट्यूमर हो जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवित रह पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक जी। कोशिकाओं की सतह पर कुछ खास प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीनों की पहचान की शोधकर्ताओं ने, और खास तरह के रोग प्रतिरोधक सेल्स जिनका नाम है मोनोसाइट्स, उन्हें भी इस रिसर्चर्स ने इस खास रिसर्च में पढ़ा। तो इस टीम ने क्या किया, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के ग्लायोमा रोगियों के लिए के रक्त और ट्यूमर के नमूने एकत्रित किए, और इन नमूनों में क्या पाया गया, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स नामक विशिष्ट प्रतिरक्षा कोशिकाओं यानी कि इम्यून सेल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की संख्या की तुलना की गई। तो पाया यह गया, शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि एक निश्चित प्रकार का सरफेस प्रोटीन जिसका नाम है CD63 एंड CD86, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन मोनोसाइट्स की बात कर लेते हैं। शोधकर्ताओं ने क्या पाया कि ये खास सेल्स मोनोसाइट्स M2 मोनोसाइट्स ग्रेड 4 ट्यूमर के नमूनों में बड़ी संख्या में पाए गए, और अध्ययनों द्वारा यह भी पता किया गया कि M2 मोनोसाइट्स किससे रिलेटेड है, कहां लिंक बनाते हैं। M2 मोनोसाइट्स की उच्च संख्या प्रतिरक्षा प्रणाली को
कमजोर कर देती है, यानी कि किसी भी तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की दमन से जुड़ी हुई है M2 मोनोसाइट्स की संख्या, यानी किसी भी, अब जैसे यहाँ पर ग्रेड 4 ग्लायोमा की बात की गई, ऐसे रोगियों की बात की, उनमें M2 मोनोसाइट्स की मात्रा अधिक पाई गई। और साथ ही साथ M2 मोनोसाइट्स के बारे में हमें यह भी मालूम है कि यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का दमन करती है। तो अर्थात हम इस रिसर्च को, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? ऐसी दवाएं बनाने में या ऐसी प्रणाली को विकसित करने में जहां हम उस ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में, यानी कि ट्यूमर के इर्द गिर्द उस पास के एनवायरनमेंट में M2 का जो नंबर है, वो संख्या जो है वो हम कम कर पाए। ठीक जी। सो भविष्य में अध्ययन उन उपचारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जहां हम ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में M2 मोनोसाइट्स की संख्या को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के सरफेस प्रोटीन CD86 और CD63 यह भी इस ट्यूमर से संबंधित थे और अन्य ट्यूमर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में इन प्रोटीनों की उच्च स्तर की उपस्थिति से खराब रोग का निदान भी होता है। और उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो CD86 एंड CD86 और CD63 सरफेस प्रोटीन्स और M2 मोनोसाइट्स के होने से ग्रेड 4 ग्लायोमा के रोगी जो हैं उनके अंदर इनकी मात्रा अधिक पाई गई। तो आने वाले समय में, हालांकि यह अभी तक क्लिनिकल तौर पर इसे ही किया जा रहा है, तो बहुत जल्द समय में हम ब्लड बेस्ड बायोमार्कर से, यानी कि किसी भी चिकित्सक को केवल ट्यूमर का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, अब वह रक्त से भी इन्हीं बायोमार्कर्स की मदद से ठीक तरीके से समझ पाएगा कि किस प्रकार ट्यूमर की प्रगति हो रही है और क्या सर्वाइवल रेट होगा उस रोगी का। ये है किस चीज से संबंधित? यह संबंधित है ब्लड बेस्ड बायोमार्कर से, जहां पर M2 मोनोसाइट्स और 2 सरफेस प्रोटीन CD63 CD86 जो कि ग्लायोमा स्टेज 3 स्टेज 4 ग्लायोमा के साथ संबंध रखते हैं। तो आज के हमारे इस सत्र में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।